हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में देखने के बाद आपको लगभग 2 अंक पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम बताएंगे कि प्रश्न संख्या 1 में बताएंगे निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। इसमें कहा गया निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे पौधों की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट, बिना किए बकवास के। यदि आप लोग पूरा अंत तक वीडियो रुक जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहा गया विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है। देखिए, इसमें कहा गया विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है मिसिसिपी, ऑप्शन सी है राइन, ऑप्शन डी है रॉन नदी। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है। देखिए, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है तीस्ता, ऑप्शन डी है कोसी। देखिए, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। बी, 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में कहा गया परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। ऑप्शन ए है एल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है बोहर तथा रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है वोल्टा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। देखिए, परमाणु संरचना का जो मॉडल है वह बोहर तथा रदरफोर्ड ने किया था। 3 का सी हो जाएगा। कौन किया परमाणु संरचना का मॉडल, तो इसका आंसर होगा बोहर तथा रदरफोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 4 में कहा गया परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है आइंस्टाइन, ऑप्शन डी है थॉमसन। देखिए, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था, तो देखिए परमाणुीय नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में कहा गया परमाणु के नाभिक का आकार होता है। देखिए, इस प्रश्न में कहा गया परमाणु के नाभिक का आकार होता है। ऑप्शन ए में है 10 के पावर -5 मीटर, ऑप्शन बी में है 10 के पावर -9 मीटर, ऑप्शन सी है 10 के पावर -10 मीटर, ऑप्शन डी है 10 के पावर -15 मीटर। देखिए, परमाणु के जो नाभिक का आकार होता है वह 10 के पावर -15 मीटर होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। हमारा आंसर 5 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा गया। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है भवभूति, ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है ताराशंकर। देखिए, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार 6 का सी हो जाएगा, कालिदास। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 7 में कहा गया मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध वृक्ष के मध्य संवाद के रूप में है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध वृक्षों के मध्य संवाद के रूप में था। देखिए, ऑप्शन है नागसेन, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है नागभट्ट, ऑप्शन डी है कुमाररेल भट्ट। देखिए, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा नागसेन हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए प्रश्न संख्या 8 में कहा गया खरीफ की फसल कब काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है। ऑप्शन ए है जून जुलाई में, ऑप्शन बी है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन सी है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन डी है जनवरी फरवरी में। देखिए खरीफ फसल अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। खरीफ फसल कब काटी जाती है तो अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है, अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 में कहा गया किन महीनों में रबी फसल की बुवाई की जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया किन महीनों में रबी फसल की बुआई की जाती है। ऑप्शन है जून जुलाई में, ऑप्शन बी है जनवरी फरवरी में, ऑप्शन सी है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन डी है दिसंबर जनवरी में। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए किस महीने में रबी फसल की बुआई की जाती है तो हमारा आंसर अक्टूबर से नवंबर हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। अक्टूबर से नवंबर में बुआई की जाती है रबी फसल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 10 में कहा गया निम्न में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है तरबूज। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन जायद फसल का उदाहरण है। देखिए जायद फसल का उदाहरण तरबूज होगा, हमारा आंसर 10 का डी हो जाएगा, 10 का डी। जायद फसल का उदाहरण कौन होगा तो तरबूज होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 11 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। देखिए इस सवाल में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। ऑप्शन ए है शनि ग्रह, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन डी है पृथ्वी। देखिए कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है तो हमारा आंसर बुध हो जाएगा, क्योंकि बुध सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। बुध सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, 11 का सी हो जाएगा बुध। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें कहा गया विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया विश्व के सबसे 2 छोटे महाद्वीप। ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप, बी में अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए विश्व के जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप है, 12 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 13 में कहा गया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए है कलुष सुबाई, ऑप्शन बी है दूधा बेटा, ऑप्शन सी है अन्नाईमुरी एवं अन्नामलाई। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुरी है, हमारा आंसर सी हो जाएगा, 13 का सी। अन्नाईमुरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 14 में कहा गया नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, 14 का बी हो जाएगा, 14 का बी। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है तो हमारा आंसर बी हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 15 में कहा गया नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया नीली क्रांति की शुरुआत हुआ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ऑप्शन है दूसरी, ऑप्शन बी है तीसरी, ऑप्शन सी है चौथी, ऑप्शन डी है पाँचवीं। देखिए नीली क्रांति की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, 15 का डी हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में प्राप्त होता है। पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में प्राप्त होता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए है बलुआई मिट्टी, ऑप्शन बी है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी है लोम मिट्टी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। देखिए पौधों की जो सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, लोम मिट्टी से सबसे अधिक पानी प्राप्त होता है, 16 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए प्रश्न संख्या 17 में कहा गया डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है। देखिए इसमें कहा गया डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम तट, ऑप्शन बी में है पूर्वी तट, ऑप्शन सी है दक्षिणी तट, ऑप्शन डी है पश्चिमी तट। देखिए डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। 17 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 18 में कहा गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है। इस क्वेश्चन में कहा गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है। ऑप्शन है लीबिया, सूडान, ईरान, ऑप्शन बी है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ऑप्शन सी है अंगोला, इथोपिया, बोत्सवाना, ऑप्शन डी है कोई नहीं। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है, इसका आंसर हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 19 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए ऑप्शन ए हाइड्रोजन बम, ऑप्शन बी है नाभिकीय बम, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन डी है परमाणु हाइड्रोजन बम। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम, क्योंकि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है हाइड्रोजन बम। 19 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 20 में कहा है विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन गलत है। इसका जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत मोटर केवल डिस्क द्वारा संचालित नहीं होता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 21 में कहा गया ओम का नियम और बीच संबंध वर्णन करता है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया ओम का नियम और के बीच संबंध का वर्णन करता है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा विद्युत आवेश, ऑप्शन बी है विद्युत आवेश और समय, ऑप्शन सी है विद्युत धारा विभवांतर, ऑप्शन डी है विद्युत आवेश और विभवांतर। देखिए 21 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ओम का नियम संबंध बताता है विद्युत धारा विभवांतर के, क्योंकि हमारा आंसर 21 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 22 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। देखिए हमारा आंसर कौन सा होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी है एक्स किरण, ऑप्शन सी है रेडियो तरंग, ऑप्शन डी है परावैंगनी किरण। देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। हमारा आंसर हो जाएगा एक्स किरण, एक्स किरण हो जाएगा, एक्स रे। 23 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 24 में कहा गया निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है माध्यम, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन डी है आयाम। देखिए इसमें कहा गया निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। देखिए तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 24 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 25 में कहा गया है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन है निष्क्रियकरण, ऑप्शन बी है आसवन, ऑप्शन सी है क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रियकरण। हमारा आंसर ए हो जाएगा, निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 वीवीआई क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल था। दोस्तों अगर आपको 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ था, इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। तब फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।